हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं लवी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं यूथेनेशिया के बारे में। तुमने एक मूवी देखी होगी, सन 2010 के आसपास आई थी, गुजारिश। उसमें जो एक्टर होता है, जो मतलब नायक होता है पिक्चर का, हीरो, वो एक मजिशियन होता है। लेकिन उसके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट होता कि वो बिस्तर पे ही लेट जाता, फिर वो उठ नहीं पाता। तो उसकी एक नर्स होती है जो उसमें फिल्म की नायिका है, हीरोइन है, ऐश्वर्या राय। तो वो जब कई दिन तक बिस्तर पे ही पड़ा रहा, जो इसका नायक था, तो होता क्या है कि वो बाद में अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करता कोर्ट में, मतलब इच्छा मृत्यु की मांग लेकर कोर्ट में जाता कि मैं अब मतलब वो तो नहीं जा सकता ना, उसके वो अपने द्वारा किसी को करवाता। इसी इच्छा मृत्यु को यूथेनेशिया बोला जाता। तो आज इसी यूथेनेशिया के बारे में हम बात करेंगे। कहाँ किस किस देश में यूथेनेशिया को मतलब यूथेनेशिया वैलिड है और किस किस देश में यूथेनेशिया वैलिड नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और भारत में इसके लिए क्या कानून है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम इच्छा मृत्यु, जिसे यूथेनेशिया बोला जाता। सपोज दैट अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, वो वेंटिलेटर पे है और वो कई दिन से 1 साल 2 साल 3 साल वो हिल भी नहीं पा रहा है ना। अगर वो हिल भी नहीं पाता और होता ये है कि हिल नहीं पा रहा और उसे मतलब खाना भी दूसरे की मतलब नली की सहायता से, जो पाइप लगा देते हैं वो, उसके सहायता से दिया जा रहा, और ना ही वो सोच पा रहा, ना ही कुछ कर पा रहा। तो ऐसे व्यक्ति को ये बोला जाता कि ये एक तरीके से तड़प तड़प के मर रहा है, एक तरीके से इसकी ज़िंदगी नरक हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्तियों को इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। इच्छा मृत्यु क्या होती है? यानी कि ऐसे व्यक्ति को देखो, ऐसे व्यक्ति को यूथेनेशिया के तहत हम मार सकते हैं, यानी कि इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। कैसे? देखो, या तो पहले ये समझो, यूथेनेशिया 2 प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में क्या होता, इसमें जो वेंटिलेटर पे जो वो लगा रहता है, वो ऑक्सीजन जो वगैरह दी जाती है, मास्क वास्क लगा के, वो हटा दो तुम इसकी, क्योंकि ये कुछ भी कर, वैसे ही कुछ नहीं कर पा रहा। 1 मिनट ये सोचो ना कि कोई गरीब परिवार का है, मिडिल क्लास फैमिली का है, और उस बाई एक्सीडेंट उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ और उसे बचाते बचाते, उसका इलाज का खर्चा कराते कराते उसकी पूरी फैमिली सड़क पर आ गई, है ना। तो ऐसे कंडीशन में मतलब ये भी हो चुका, मतलब कंडीशन ऐसी बन चुकी कि इसे बचाने के चक्कर में ये जो इसकी फैमिली के हैं, ये इनकी हालत खस्ता हाल हो गई। तो ऐसी कंडीशन में ये बोला जाता कि ऐसे व्यक्ति को यूथेनेशिया दे देनी चाहिए, यानी कि इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। अब तुम कहोगे कि ये एक्टिव, तुमने बोला था एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता। देखो, एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता, पहले पैसिव समझो। मान लो किसी जो पेशेंट लेटा हुआ है वेंटिलेटर पे, आईसीयू में है, या मतलब इस तरीके से लेटा हुआ है, तो उसे ऑक्सीजन के तहत मास्क द्वारा ऑक्सीजन दी जाती। तो ये बोला जाता है इसका जो ये हटा दो, मास्क हटा दो, ये यानी कि जो तुम हेल्प प्रोवाइड करा रहे हो इस वेंटिलेटर पे, वो हटा दो। तो धीरे धीरे वो अपना आप खुद ही वो डाइड हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसे बोला गया पैसिव यूथेनेशिया। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया। एक्टिव में क्या होता, जो उसे जहर का इंजेक्शन दे दो या कुछ इस तरीके से जहर टाइप का दे दो जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए, तो इसे बोला जाता है एक्टिव यूथेनेशिया, है ना। तो देखो, एक्टिव यूथेनेशिया होता, इसे 2 भागों में डिवाइड करा गया। देखो, एक होता है वॉलंटरी और एक होता है इनवॉलंटरी। देखो, इसमें जरा अंतर समझने की कोशिश करो, इनवॉलंटरी, है ना। तो देखो, इसमें वॉलंटरी में क्या होता, वॉलंटरी में ये होता है कि जो मरीज की जो पेशेंट है, मतलब इसके द्वारा लिखित या इस तरीके से इससे परमिशन ली जाती कि क्या तुम ऐसी मौत मरना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ ना, गुजारिश मूवी जाके देखो, इससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो वॉलंटरी जो डेथ होती है, उसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट खुद अपनी मतलब जो मृत्यु है उसकी मांग करता, तो वॉलंटरी बोला जाता है इसे। और इसमें क्या होता कि इसे जो मतलब जानबूझ के ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऐसी दवाई दी जाती है जिससे इसकी डेथ हो जा। मैंने बताया ना भी यहाँ पे जहर या इस तरीके से। और एक होता है इनवॉलंटरी, जिसमें रोगी जो है ज्यादा अपनी, देखो ये वैध है, ये हर जगह वैध है, मतलब कहीं मतलब किसी 1-2 देश को छोड़कर सभी देशों में लगभग इसे लीगल करार दिया गया। लेकिन इनवॉलंटरी में होता ये है कि वो मरीज जिसे तुम यूथेनेशिया देना जा रहे हो, इच्छा मृत्यु देने जा रहे हो, वो मानसिक रूप से सही नहीं है, वो अपनी मृत्यु की परमिशन भी नहीं दे रहा। तो उसे तुम अगर इस तरीके से डेथ दे रहे हो, उसे मृत्यु दे रहे हो, तो वो इनवॉलंटरी में आता। और ये किसी किसी देश को छोड़कर अधिकतर देशों में ये भी बैन है। जैसे इसकी मैं बात करूं, नीदरलैंड में इच्छा मृत्यु
क्यों क्या वैलिड करार दिया गया। मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत में आईपीसी की धारा 309 है, वो इच्छा मृत्यु और दया मृत्यु इन दोनों को ही अवैध ठहराती और इसे आत्महत्या माना गया। अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है ना, देखो कितनी बेहतरीन बात लगी थी मुझे, अब तक खैर इसमें चेंज हो गया। अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता, मर गया तो कोई दिक्कत नहीं, आत्महत्या कर ली, अगर वो बच गया उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे, तूने ये आत्महत्या करने की कोशिश करी क्यों। पहले ये कानून था, लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंज कर दिया कि यार अगर कोई आत्महत्या करना चाह रहा ना और वो बच गया, आत्महत्या करने से मतलब उसकी डेथ नहीं हुई, तो उसे अब हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, मेंटल हॉस्पिटल में, क्योंकि वो एक तरीके से मेंटली इल है, मेंटली बीमार है। तो ये पॉइंट याद रखना, धारा 309 आईपीसी की काम करती। देखो कुछ केस है, अब ये तुम ये देख लो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है ना। मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बता दी, आत्महत्या ये आईपीसी की धाराएं बता दी। अभी देख लो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या मत है इसके बारे में, या हमारे देश में जो संविधान है उसके अंदर जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, जैसे आर्टिकल 21 में जाओगे संविधान के अंदर पार्ट थर्ड के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं, ये आर्टिकल दिए हुए। और इस मौलिक अधिकारों में एक है आर्टिकल 21, जीवन जीने की आज़ादी की बात करता है आर्टिकल 21। लेकिन देखो इसी वजह से पीस रथिनम बनाम भारत संघ केस में ये बोला गया था 1984 में कि अगर व्यक्ति को जीवन जीने की आज़ादी है, जीवन जीने का अधिकार है, तो उसे अपनी मृत्यु का भी अधिकार है, मतलब अपनी खुद ही वो अपनी उसे मरने का भी अधिकार है, ये बात इसमें बोली गई थी। लेकिन ज्ञानकौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये इसका फैसला चेंज कर दिया, जो मतलब पंजाब राज्य का जो फैसला था उसमें चेंज करते हुए ये बोला कि देखो यार तुम ये बात गलत कर रहे हो, किसी को जीवन, जो हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें ये उसे अधिकार नहीं देना चाहिए। देखो मैं हूं, मुझे अपना जिंदगी मुझे खुद नहीं मिली हुई है ना, दी हुई किसी के द्वारा। अगर मुझे ये जिंदगी किसी के द्वारा दी हुई तो मुझे अपने आप मरने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात इसका निगेटिव में भी यूज हो सकता है ना, क्योंकि लोग आत्महत्या इससे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अभी तुम्हें पता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये गृह मंत्रालय के अधीन है ये संस्था, इसकी एक रिपोर्ट आई, इसमें ये बोला गया भारत के अंदर प्रति 1 लाख में से 8 व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। तो ये समझ लो। और उनमें से सबसे ज्यादा कौन है, स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा जो जिनकी डेथ हो रही वे हैं, जो मतलब आत्महत्या कर रहे हैं वे हैं स्टूडेंट। तो देखो कितना खतरनाक डाटा है ये। अगर हम इस यूथेनेशिया को वैलिड करार देते तो होगा क्या, इस आत्महत्या जैसे मामले और बढ़ेंगे। तो ये बात बोली गई इसमें, और इसके फैसले को चेंज कर दिया गया, है ना। पंजाब राज्य इसमें जो बोला गया था ना कि तुम इच्छा मृत्यु ले सकते हो, यूथेनेशिया ले सकते हो, तो इसे चेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तुमने 2011 में अरुणा शानबाग वाला मामला सुना होगा, उसमें उसके द्वारा इच्छा मृत्यु मांगी गई थी 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया चलो कर लो, एक हम मेडिकल पैनल गठित करेंगे तुम्हारे लिए, अगर हमें लगा कि भाई साहब तुम गलत हो, मतलब तुम्हारी बात सही है, तो हम तुम्हें इच्छा मृत्यु दे देंगे। बाद में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना मामला, मतलब अपना जो निर्णय था वो चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ये बोला गया है जो देखो मैंने भी बताया ना, यूथेनेशिया 2 प्रकार की हो, एक्टिव और पैसिव, और एक्टिव में भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री 2 प्रकार की बताई थी मैंने। तो उसमें वो क्या थी, मेंटली फिट नहीं थी, और वो क्या मांग रही थी, इच्छा मृत्यु मांग रही थी। तो ऐसे व्यक्ति जो मेंटली फिट नहीं है उन्हें इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। तो हमारे यहाँ अभी ये इलीगल है, हमारे यहाँ अभी भी इसे परमिशन नहीं दी जाती। कुछ मामलों में दी जाती जो रेयर होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब दुर्लभ होते हैं, उन केस में दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। तो देखो इसके पक्ष में पहले तर्क देख लो, फ्रीडम ऑफ चॉइस। लोगों के पास अपनी, अगर यूथेनेशिया, देखो यूथेनेशिया के पक्ष में ये वो लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कर रहे हैं, यानी कि जब वो आर्टिकल 21 के तहत उसे जीवन जीने की आज़ादी है तो उसे मरने की आज़ादी भी तो होनी चाहिए। यानी कि अगर तुम उसे यूथेनेशिया दोगे तो तुम उसे यूथेनेशिया नहीं दे रहे, फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रहे हैं कि तुम ये जीना तो जी जा, मरना तो मर जा, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है यार कहीं कि यार तो जीना तो जी जा, मर जा। तो कभी कभी हमारे सामने ऐसी कंडीशन आती है, हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, चाहे करियर की लेकर हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, कि हमें ये लगने लगता है यार बस किसी तरीके से आज हमें उठा ले ऊपर वाला, है ना। ये कंडीशन बन जाती है। ऐसे में अगर ये इस्तेमाल कर लिया तो सोचो क्या होगा। ऐसा तो मतलब लगो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी के सामने आती है। बात करूं फिर मैं इसके विपक्ष में क्या, मोरल रिलीजियस आर्गुमेंट। अगेन फिर से यही बोला जा रहा
कि किसी को अगर हम लाइफ दे नहीं सकते तो हमें उसकी ज़िंदगी लेने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की ज़िंदगी छीन सके, है ना। वो अगर वेंटिलेटर पर लेटा हुआ तो उसे लेटा रहने दो, ईश्वर खुद, गॉड जो है उसकी खुद अपना भी उससे हिसाब कर लेगा, अपना उसे बुला लेगा अपने पास। क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे ही होगा, अगर यूथेनेशिया होगी ना हमारे पास तो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। एक ऐसी लाइफ, अगर यार लग रहा कि हम 50 साल तक जी रहे हैं, आगे को लगा हमारा मतलब एक्सीडेंट टाइप से कुछ हो जा, है ना, एक्सीडेंट या 50-60 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जा और हाथ पैर ऐसे हो जाए कि अब ये लगने लगा कि हम चल फिर नहीं सकते, तो ऐसे टाइम पर अगर हम उसे वो दे देना, क्या बोले जाते हैं, यूथेनेशिया, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी, मतलब उसे वो चलते फिरते ही मतलब अपनी वो मृत्यु को पालेगा। तुमने देखा होगा जब ऐसी कंडीशन होती है कि कोई बेड पे पहुंच जाता है मरीज, तो जो उसके साथ रहने वाले होते हैं, जो घर के होते हैं, वो भी एक बार को उससे बचने लगते हैं। अगर वो यूथेनेशिया ऐसी कंडीशन में उसे मिल जाएगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाएगी, मतलब वो जब चल फिर नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसे अगर हम ये दे देते हैं तो एक अच्छी सिचुएशन में वो अपनी मौत को पालेगा। पेशेंट कॉम्पिटेंस, अब देखो तुम यूथेनेशिया की तो बात कर रहे हो यार, ऐसे में क्वालिटी लाइफ की तो बात कर रहे हो यार, ये भी तो देखो कि हो सके वो मेंटली इल हो, या हो सके उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा हो, या मतलब ब्लैकमेल करा जा रहा हो कि या तो यूथेनेशिया ले लिया नहीं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, ये भी तो हो सकता। तो इस वजह से ये इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता। देखो अगर तुम तर्क और पक्ष और विपक्ष से समझोगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा ये। डिग्निटी मतलब गरिमा पूर्ण हम अब मर रहे हैं, अगर तुम बिस्तर पे लेटे हुए हो और कोई तुम्हारी मतलब इस तरीके से सेवा कर रहा है, तुम्हारे अंदर खुद से गिल्ट वाली भावना आने लगेगी और तुम जल्दी से जल्दी क्या सोचोगे, यार मैं जल्दी से सही हो जाऊं बस, और क्या हो मैं जल्दी से सही हो जाऊं और अपने काम खुद करने लगूं। तो ये बोला जाता है अगर ऐसे मरीज जो उठ ही नहीं सकते, है ना, जैसे कभी कभी ये होता है कि हाथ पैर बिल्कुल बंद हो जाते हैं, कोमा में पहुंच जाता है इंसान, तो अगर ऐसे व्यक्ति को यूथेनेशिया दे दिया जाएगा तो वो उसके साथ डिग्निटी होगी, यानी कि उसे गरिमापूर्ण मौत मिल जाएगी। लेकिन गिल्ट, यहाँ पे गिल्ट आ गया। गिल्ट मतलब ऐसा भी तो हो सकता है यार कि वो उसे लग रहा है कि मतलब मेरी इतने दिन से सेवा पानी हो रही, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ऐसी कंडीशन में उसके अंदर गिल्ट वाली भावना आ जाएगी और इस गिल्ट में क्या हो सकता है, वो यूथेनेशिया की मांग कर सकता है। तो ऐसे में क्या हो गया, ये तो फिर फंडा गलत हो गया ना, है ना। हमने यूथेनेशिया का रेयर केस में इस्तेमाल करना, रेयर एंड रेयर से मतलब क्या, जो मतलब बहुत ही ज्यादा जिसकी कंडीशन खराब है, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिनमें सुधार की गुंजाइश हो ही ना। क्योंकि कोमा में अगर कोई व्यक्ति है, बहुत सारे ऐसे देखे होंगे तुमने, ऐसे केस देखे होंगे जो व्यक्ति कोमा से भी वापस आ गए, है ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो अभी मैं तुमसे यूथेनेशिया क्यों डिस्कस कर रहा, पहले ये समझो। तो अभी फ्रांस के अंदर जीन ल्यूक गोडार्ड नाम के व्यक्ति थे, 91 ईयर इनकी एज हो चुकी थी, तो अभी इन्हें यूथेनेशिया दिया गया, तो ये पॉइंट याद रखना। और भारत में तो वैलिड है ही नहीं। अब तुम ये देखो, क्या ये अभी का मुद्दा है, ये मतलब अभी जो मैंने तुम्हें एक वो केस बताए उनसे ही ये यूथेनेशिया भारत में प्रचलित हुआ या पहले से भी था? तो भाई साहब ये बहुत पहले से चला आ रहा है हमारे देश में। तो तुमने महाभारत टाइम का भीष्म पितामह के बारे में सुना होगा, वे इच्छा उस पर लेटे रहे थे बाण की सैया पे, उनके द्वारा ये बोला गया जब तक सूरज उत्तरायण नहीं होने का, जब तक मैं अपनी मौत को आलिंगन नहीं करने का। और इन्हें तो छोड़ो, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। विनोबा भावे ले लो, विनोबा भावे, इनके द्वारा इच्छा मृत्यु करी गई थी, इच्छा मृत्यु, इनके द्वारा अन्न जल त्याग दिया गया था, है ना। और इनके पास इंदिरा गांधी जो थी वो पूछी थी कि यार तुम ये क्या करना चाह रहे हो, ऐसा मत करो। तो इन्होंने बोला नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है ना, चॉइस है, मेरा ये अधिकार है, मैं अपनी इच्छा मृत्यु खुद कर रहा हूँ, मतलब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। अगर तुम जैन धर्म के अंदर जाओगे तो वहाँ एक प्रथा है संथारा, संथारा तुमने सुनी होगी। देखो ये पॉइंट याद रखना, ये एग्जाम में बन जाते हैं इस तरीके के। संथारा प्रथा क्या है, इसमें क्या होता है, जब ये लगने लगता कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। पहले राजा महाराजा इस तरीके से अपनी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया था, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जल सब कुछ त्याग दिया था और वन की ओर प्रस्थान कर गए थे, और इसे बोला गया था मतलब उनके द्वारा इच्छा मृत्यु ली गई। अभी तुम इतना लंबा जा रहे हो, कहाँ इतिहास में कहाँ ढूंढवा रहे हो मैं तुम्हें अभी एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देता हूँ स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा इच्छा मृत्यु ली गई थी, यानी कि सब कुछ इनके द्वारा भी त्याग दिया गया था। और अभी एक श्री राम, पंडित श्री राम शर्मा के बारे में अगर मैं बात करूं, इनके द्वारा तो ये अपनी जो तारीख थी ना वो भी डिसाइड कर ली गई थी कि मैं इस तारीख को मतलब अब मेरी डेथ होगी। तो ये होता है यूथेनेशिया। धर्म के अंदर इस प्रथा को संथारा बोला जाता है ना, जो इच्छा मृत्यु लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आज तुम्हें यूथेनेशिया के बारे में बताया।
अगर ये टॉपिक तुम्हें पसंद आता है तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।